राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करना होगा। बिहार भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भेजा है। इसकी जगह राबड़ी देवी को नया आवास अलॉट किया गया है। वैसे तो राबड़ी देवी को नया आवास आवंटित कर दिया गया है, लेकिन इस पूरे मामले ने राज्य की सियासत को गरमा दिया है। आरजेडी ने नीतीश सरकार पर बीजेपी के दबाव में फैसला लेने का आरोप लगाया है, तो वहीं पर कांग्रेस ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। लेकिन सत्ता पक्ष का तर्क है कि फैसला नियम कानून के दायरे में रहकर किया गया है। दरअसल 10 सर्कुलर रोड बंगला पूर्व मुख्यमंत्री कोटे का है। इसी कोटे के हिसाब से 2005 से लालू परिवार इस बंगले में रह रहा था, लेकिन नियमों के अनुसार जब कोई पूर्व मुख्यमंत्री किसी अन्य संवैधानिक पद जैसे कि नेता प्रतिपक्ष पर चला जाता है तो उसे उसी पद के अनुसार नया आवास आवंटित किया जाता है। राबड़ी देवी को उसी हिसाब से बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर केंद्रीय पुल आवास संख्या 39 हार्डिंग रोड आवंटित हुआ। 10 सर्कुलर रोड कहने को तो सरकारी बंगला है, लेकिन यहाँ लालू परिवार की 20 सालों की यादें बसी है। इस बंगले में पहले राबड़ी देवी के भाई साधु यादव रहते थे। लालू यादव और राबड़ी देवी के बच्चे इस बंगले में खेल कूद कर बड़े हुए हैं। मीसा और रोहिणी को छोड़कर लालू परिवार के सभी बच्चों की शादी यहीं से हुई है। यही वो बंगला है जहां से लालू यादव ने 2013 में अपने दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी को राजनीति में लॉन्च किया था। इसी बंगले में रहते हुए लालू यादव ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर सत्ता समीकरण कुछ इस तरीके से फिट किया कि तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम बना दिए गए थे। इसके साथ ही तेज प्रताप यादव भी उसी सरकार में मंत्री भी बनाए गए थे और इसी बंगले में रहते हुए ही मीसा भारती को लालू यादव ने राज्यसभा भेजा था। इसी बंगले में रहते हुए 2024 में पाटलिपुत्र से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बनी थी और यहीं रहकर राबड़ी देवी विधान परिषद में भी नेता प्रतिपक्ष बनी। सियासत में रोहिणी आचार्य की एंट्री का प्लान भी इसी बंगले के किसी कमरे में बैठकर बनाया गया, तो वहीं बहू ऐश्वर्या राय यादव और बेटी रोहिणी आचार्य के आंसू भी इस बंगले को देखने पड़े। तेज प्रताप यादव को भी घर से निकाला गया और एक तरफ महागठबंधन सरकार से फैसले पर फिर से विचार करने की मांग कर रहा है, तो वहीं पर सत्ता पक्ष नियमों का हवाला दे रहा है। आइए आपको ये भी बता देते हैं कि सरकारी बंगले के आवंटन के नियम क्या होते हैं। आवास आवंटन सीधे तौर पर पद के आधार पर होता है। आवास का आवंटन केवल तय कार्यकाल तक ही होता है। कार्यकाल समाप्ति के बाद आवास खाली करना होता है। अगर इस दौरान कोई नया आवास मिले तो पुराना खाली करना होगा। सरकारी आवास खाली ना करने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपमेंट्स एक्ट 1971 के तहत ही कार्रवाई होगी। अब आपको ये भी बता देते हैं कि एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट 1971 क्या है। दरअसल इसके तहत बंगला खाली न करने पर कार्रवाई हो सकती है। सबसे पहले सरकारी घर खाली करने के लिए नोटिस दिया जाता है। आवास खाली ना करने की स्थिति में रिमाइंडर नोटिस भेजा जाता है। रिमाइंडर नोटिस में आवास खाली करने की तारीख तय होती है। अगर तय तारीख तक घर खाली नहीं हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सनी, एक तरफ आवास आवंटित भी कर दिया गया है, दूसरी ओर आवास खाली करने की बात सामने आ रही है, लेकिन महागठबंधन लगातार ये कहने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी सूरत में आवास खाली नहीं किया जाएगा। ये कानून का उल्लंघन कहा जा सकता है। ऐसे में फिलहाल क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, अभी जो वर्तमान स्थिति आवास को लेकर और 10 सर्कुलर बंगले को लेकर जो चल रही है बिहार के अंदर, तो सत्ता पक्ष का ये दलील है कि अब तक इस तरह की परंपरा रही है। हालांकि लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर इस तरह की अब तक जो बातें हैं वो सामने नहीं आई, इसलिए कि 90 के बाद से लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री पिछले 20 वर्षों से हैं। तो हाल के दिनों में उप मुख्यमंत्री के बंगले को लेकर, पूर्व मुख्यमंत्री के बंगले को लेकर तो ज़्यादा बातें सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा पहला मौका है बिहार के अंदर जब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जिस बंगले में रहती हैं। ये बंगला राबड़ी देवी के नाम पर अलॉट है और अब राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद की हैसियत से दूसरा बंगला उन्हें आवंटित की गई है। तेजस्वी यादव के लिए नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा के लिए दूसरा बंगला पहले से अलॉट है, जहाँ पर तेजस्वी यादव पार्टी की मीटिंग करते हैं, नेताओं के साथ बातचीत करते हैं, लेकिन रहने के लिए 10 सर्कुलर रोड पर जो बंगला है उसी का इस्तेमाल करते हैं।
तो ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का जो पावर सेंटर है, या ये कह सकते हैं कि बिहार के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके जो पार्टी ऑफिस है, चाहे बीरचंद पटेल पथ में हो या अन्य जगहों पर, तो उन सभी जगहों पर उनका पावर सेंटर होता है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के लिए पावर सेंटर 10 सर्कुलर रोड है, और बिहार की वो आवाम जो राजद को मानती है, राजद को वोट देती है, वो उसी जगह पर लालू प्रसाद यादव से मिलने आती है। चुनाव के दरमियान भी आपने कई तस्वीर देखा कि किस तरीके से वहाँ पर भारी भीड़ उमड़ी, और रोज़ हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पर टिकट को लेकर बैठे रहते थे। तो ये कह सकते हैं कि राजद का जो संचालन है वो 10 सर्कुलर रोड से ही होता आया है, और वो बंगला काफ़ी बड़ा है। तो राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का मानना है कि इस बंगले के जरिए लालू प्रसाद यादव जो इस बार चुनाव में कमज़ोर हुए हैं, तो उसको जनता के बीच एक और मैसेज देने की कोशिश है कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव या राष्ट्रीय जनता दल कि बिहार में उनकी क्या हैसियत है, किस तरीके से वो कद रखते हैं। दरअसल ये महज बंगला नहीं है, ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के लिए ये नाक का सवाल है, साख का सवाल है। राष्ट्रीय जनता दल इसको इस रूप में देखती है, प्रदेश अध्यक्ष ने जब स्पष्ट कर दिया कि बंगला खाली नहीं करेंगे, तो राष्ट्रीय जनता दल इस रूप में इसको देखती है कि अगर बंगला खाली किया जाता है तो राजद कार्यकर्ताओं के बीच एक मैसेज जाएगा, और वो मैसेज ये जाएगा कि राष्ट्रीय जनता दल और राजद का जो कद है बिहार की राजनीति में वो कम हुआ है। भले ही सीटों का आंकड़ा राष्ट्रीय जनता दल के पास कम आया हो, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल अपने आप को अब भी बिहार के अंदर मजबूत मानती है, इसलिए कि उनका जो वोट बैंक है वो वोट बैंक बिहार के अंदर सबसे बड़ा वोट बैंक है। यानी जो इकट्ठा वोट बैंक दो समाज का, यानी MY समीकरण को लेकर जो चर्चाएं होती है, इसके अलावा तेजस्वी ने जो अन्य समाज के लोगों को जोड़ने की कोशिश की है, तो इन तमाम अगर चीज़ों को देखा जाए तो इसका लबोलवाब ये निकल कर सामने आता है कि राष्ट्रीय जनता दल ये मान रही है कि कार्यकर्ताओं के अंदर एक संदेश जाएगा कि पार्टी कमज़ोर हुई है, तो सरकारी स्तर पर भी, महकमे स्तर पर भी राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता की साख कमज़ोर हुई है। कहीं न कहीं वैसे कार्यकर्ता जो लंबे समय से जुटे हुए हैं उनका आत्मविश्वास भी कमज़ोर होगा। दरअसल तेजस्वी यादव कई मौके पर ये बात कहते नजर आए हैं। पिछले 20 वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार है, और 2 बार तेजस्वी यादव की वापसी हुई है, नीतीश कुमार के साथ उनकी गठबंधन हुई। तो तेजस्वी ने कई बार इस बात का जिक्र किया कि जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं या जो राजद को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ये ध्यान में रखें कि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आएगी तो उन तमाम लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। इसको लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था। तो अधिकारियों को लेकर तेजस्वी ने जो बयान दिया वो इस बात का द्योतक है, वो इस बात को जता रहा है कि तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं के अंदर ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कार्यकर्ता पार्टी के कैडर हैं और वो पार्टी के साथ जुड़े रहे। किसी तरह की प्रशासनिक मदद की ज़रूरत है तो पार्टी बढ़ चढ़कर उनको मदद करेगी। दरअसल बिहार या किसी राज्य के अंदर ये कई बार देखा गया है कि जो पार्टी लंबे समय से सत्ता में नहीं रही हो तो उनकी साख कमज़ोर होती है प्रशासनिक स्तर पर, और राज्य के अंदर जो वोटरों के अंदर एक आत्मविश्वास होता है तो उनके वोटर उस आत्मविश्वास के साथ काम नहीं कर पाते हैं। दरअसल उन्हें इस बात का डर रहता है कि हमारी पार्टी सत्ता में अगर नहीं आई तो धरना प्रदर्शन और तमाम वो कार्यक्रम अगर वो करते हैं और उन पर किसी तरह का मुकदमा होता है तो वो मुकदमा लंबा खींचेगा। इसलिए कि जब भी कोई पॉलिटिकल मुकदमा होता है तो उसमें ज़्यादा उन्हें परेशानी नहीं होती है, इसलिए कि पार्टी का सपोर्ट होता है और पार्टी उस मुकदमे को लेकर आगे बढ़ती है, काम करती है। तो जब पार्टी के स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, इसके अलावे आधिकारिक स्तर पर पार्टी कमज़ोर होगी तो कार्यकर्ताओं के अंदर एक अविश्वास का माहौल पैदा होगा, और इसी अविश्वास को तेजस्वी यादव और पार्टी के नेता मजबूत करना चाहते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर लालू फैमिली की ओर से इस मुद्दे को लेकर बयान देने से लोग बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष ने इसका जिक्र कर दिया तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं। हाल के दिनों में एक और घटना हुई थी राजद प्रदेश कार्यालय के विस्तार को लेकर। वो जमीन जिसे राजद प्रदेश कार्यालय के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह तब थे, उसे मिलाना चाहते थे, और वो खाली पड़ी जमीन हाईकोर्ट की थी, ऐसी चर्चाएं थी। लेकिन जब तेजस्वी यादव की सरकार आई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तो उसका अलॉटमेंट तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कार्यालय के नाम पर कराया और अब उसका विस्तार हुआ है। तो कई बार बंगले को लेकर सियासत हुई है, लेकिन एक बड़े राजनीतिक चेहरे
लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जिस बंगले में रह रही हैं उस बंगले को लेकर इस कदर सियासत होगी, इसकी राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने और राजद के कार्यकर्ताओं ने कभी इस बात को लेकर सोचा नहीं होगा, इसलिए कि लगभग 20 वर्षों का समय बीत चुका है। 2005 से उस बंगले में लालू परिवार रह रहे हैं। तो जो पावर सेंटर है, उस पावर सेंटर को अब ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश है, अलग अलग करने की कोशिश है, या जो भी हो। हालांकि अब तक जो तथ्य सामने आए हैं सरकार की ओर से, भवन निर्माण विभाग की ओर से, तो उन्हें नया बंगला आवंटित किया गया है और ये कह सकते हैं कि सरकार और विभाग की ओर से जो विधि सम्मत कार्रवाई की गई है ये कई नेताओं पर होता आया है। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे और उप मुख्यमंत्री वाले बंगले में रह रहे थे। जब उनका बंगला खाली कराया गया तो उसको लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि इसमें से नल चोरी हुई, कई जो सामान थे, जो महंगे सामान थे वो चोरी हो गई, वो लोग खोल कर ले गए और अभी सम्राट चौधरी उस बंगले में रह रहे हैं। तो ये बंगला विवाद नया नहीं है, कई नेताओं के साथ इस तरह के घटना हुए हैं बिहार के अंदर। लेकिन अब जब एक पावर का सेंटर पॉइंट है, पावर सेंटर पॉइंट है 10 सर्कुलर रोड, और उसको लेकर अब जब सियासत हुई है तो अब कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आधिकारिक रूप से लालू फैमिली क्या कुछ बयान देते हैं उस पर सबकी निगाहें हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष ने स्थिति स्पष्ट की है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव इस मामले को लेकर क्या कुछ कहते हैं। जी, आवास की बात लगातार सामने आ रही है, आवास आवंटन का ये मुद्दा गरमा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आरजेडी को करारी हार का भी सामना करना पड़ा था। ऐसे में दोहरी मुश्किलों में कहीं ना कहीं आरजेडी है। दूसरी ओर अब इसको लेकर समीक्षा बैठक भी की जाएगी, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, ये जो समीक्षा बैठक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और चुनाव परिणाम के बाद तेजस्वी यादव अब कार्यकर्ताओं से मिलने लगे हैं। तो इस समीक्षा बैठक में 2-3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु राष्ट्रीय जनता दल के लिए ये है कि वो पार्टी के जिलाध्यक्षों से बातचीत करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर जिले के अंदर ऐसी स्थिति क्यों बनी। जिस जिले के अंदर एक भी सीट राष्ट्रीय जनता दल जीत नहीं पाई है वहाँ बड़ी मुश्किल है राष्ट्रीय जनता दल के लिए, इसलिए कि कई ऐसे जिले हैं जहाँ राजद ने एक सीट और प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है और कई जगहों पर महज 100, 200 और 1000 वोट से राष्ट्रीय जनता दल को हार का सामना करना पड़ा है और लगभग दर्जन भर ऐसे सीट हैं। तो उन तमाम सीटों पर एक विस्तृत चर्चा होगी और जो प्रत्याशी हैं उनसे भी बातचीत होगी। दरअसल टिकट बंटवारे को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने काफ़ी लंबा उसको लेकर विश्लेषण किया पार्टी के अंदर और ये जानने की कोशिश की कौन से प्रत्याशी मजबूत हैं और कौन से प्रत्याशी कमज़ोर हैं, किस तरीके से टिकटों का बंटवारा हो। तो इन तमाम बिंदुओं पर राष्ट्रीय जनता दल ने कहीं ना कहीं इस तमाम बिंदुओं को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने फैसला लिया था। लेकिन अब जब स्थितियां ऐसी बनी हैं तो पार्टी के कैडर वोट किस तरफ गए हैं इसका आकलन करना काफ़ी ज़रूरी है। चर्चाएं ये हो रही हैं और जो अब तक रिपोर्ट्स निकलकर सामने आए हैं, सीमांचल में मुस्लिम वोट बैंक लगभग 25 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के लिए मुश्किल और निर्णायक रहे हैं। तो ये 25 वो सीट जहां राष्ट्रीय जनता दल सीधे तौर पर हारी है, 25 से 26 ऐसी सीटें हैं, तो उस पर एक विस्तृत आकलन होगा। क्या वहां के मुस्लिम नेता राष्ट्रीय जनता दल की ओर वोट ट्रांसफर न करा पाए, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। शुक्रिया सनी, आपको तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए फिलहाल के लिए इस